नवादी लेखक संघ की कार्यशाला हिसार। दलेस ने मिलकर के ये विचार गोष्ठी की। मेरे बोलने का लहजा तो उत्तर प्रदेश में भी पूरब का है, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत आए, उसके लिए माफ़ कीजिए। टेक जंगी जो हैं वो हमारी भाषा भी बोल लेते हैं, पूरब वाली भी, और हरियाणी भी बोलते हैं। तो ये तो मैंने इसीलिए कहा था कि यही मुख्य वक्ता रहे, मैं बाद में कुछ कह दें लेकिन कमरेड ने केंद्रीय कमेटी की तरफ से दिल्ली से आया हूँ, तो हमको जिम्मेदारी दी गई है कि जो हरियाणा के साथी हैं उनको हमारे तरफ से कहिए कि और सक्रिय होने की ज़रूरत है और एक्टिव होने की ज़रूरत है, तो हम सबके लिए। क्योंकि सत्ता तो ये चाहती है कि आप ये मान लें कि अब कुछ हो नहीं सकता और चुपचाप बैठ जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मानना नहीं चाहिए। संघर्ष से ही ये जो है आंदोलन शुरू हुआ है। एक ज़माना था जब ये 1830 के आसपास की बात है, यूरोप में ख़ास तौर से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा था जो सत्ता के मुताबिक नहीं सोचते, ऐसी बातें बोलते हैं कि सत्ता को डर लगता है। तो ऐसे लोगों को छांट करके हो गया था देश निकाला। और उस समय थोड़ा उदार इलाका था, पेरिस फ्रांस की राजधानी, तो लोग वहाँ आ गए थे। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, ये मतलब रहने और सोचने और बोलने की वहाँ पर गुंजाइश थी, स्पेस। तो एक बनाया लीग, संघ बनाया उन लोगों ने, लीग ऑफ द आउटलॉज, जो विधि बहिष्कृत हैं, कानून से बाहर हैं, उनका संघ ये बना। बाद में फिर लगा, जब थोड़ा और बड़ा हुआ, कि हम आउटलॉज तो नहीं हैं, अपने को कहें, अपने खुद को क्यों नकारात्मकता ओढ़ है, इसको करते हैं लीग ऑफ द जस्ट, न्यायी लोगों का संघ। तो ऐसा नाम बदल लिया। फिर उनको एक विकल्प लेना था, लेकिन तब तक फ्रांस की सरकार भी सचेत हो गई थी, उसको भी डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा, मतलब ये के कारण से हमारे देशवासियों में कुछ खलबली मचे। तो कानूनी शिकंजा कसने लगा था, लेकिन इधर लोग और शार्प हो रहे थे। तो उनको मालूम चला कि इंग्लैंड में रह रहे हैं कार्ल मार्क्स और एंगल्स, बहुत अच्छा सोचते हैं, और जो नए समाज का सपना हम लोग देख रहे हैं, उस मामले में उनसे बेहतर कोई नहीं। तो उनसे संपर्क किया गया कि आप जो है लीग ऑफ द जस्ट में आ जाइए। तो मान भी लिया, तो यहीं आ जाइए। वहाँ आने के बजाय ये हुआ कि लंदन में ही जो है वो मुख्यालय शिफ्ट कर लिया जाए। तो फ्रांस सरकार की वो थी भी उस समय कि मार पड़ रही थी और डर लग रहा था कि किसी को जेल भेज सकते हैं, कुछ और अपना कायम कर सकते हैं। तो मुख्यालय यहाँ आ गया, मेंबर बना करके इन दोनों को, और फिर उसका नाम जो है लीग ऑफ द जस्ट से कम्युनिस्ट लीग हो गया। कम्युनिस्ट लीग 1847 1847 में। और उनको ये कहा गया कि आपको नया समाज कैसा होना चाहिए, इस पर कुछ बताइए, खाका कोई दीजिए। तो उन्होंने मैनिफेस्टो लिखा मिल करके, और वही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। उसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से क्लियर हो गई चीज़ कि जो नया समाज हो, नई दुनिया होगी, वो कैसी हो। तो वो ये नहीं कि जर्मनी कैसी है, इटली कैसी है, या फ्रांस कैसा है, या इंग्लैंड कैसा है, ये नहीं। ये था, मतलब बुनियादी समझ ये है कि एक अन्याय दूसरे अन्याय को मजबूती देता है, इसलिए सारे अन्यायों के खिलाफ एक साथ लड़ाई करनी है, एक साथ मोर्चा खोलना है। ये नहीं है कि किश्तों में चलेगा। अभी हम बात करते हैं क्लास पर
कल बात करेंगे पैट्रियार्की पर, परसों बात करेंगे कास्ट पर, अगले दिन बात करेंगे रिलीजन पर। ये एक साथ ये बुनियादी समझ थी, उस पर एक सहमति थी। तो 1848 में फिर वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया और जानते हैं कि उससे दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई। मालूम हुआ कि राज्य कैसे बना, मालूम हुआ कि अन्याय होता क्या है। सबसे बड़ी बात यही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने सबसे बड़ी बात देखी कि अन्याय का जो बोध है, सेंस ऑफ इनजस्टिस है, यानी कि उसका संबंध असल में सरप्लस वैल्यू से। आप दिन भर काम करते हैं, 100 रुपये का आपको मिलता है 18 रुपये, तो जो बाकी 88 रुपये वो कहाँ गए, किसकी जेब में गए? ये चीज़ थी नहीं पहले, ये सेंस ही नहीं था। उन्हें कि ये जो थियरी आई सरप्लस वैल्यू की कि जो मेहनत इतनी होती है, ईश्वर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था इसको ढक देता था कि भगवान को यही मंजूर है, हम गरीब ही रहें। और उसमें ये भी था कि गरीबों को वहाँ स्वर्ग में जगह मिलती है। तो स्वर्ग किसने देखा, क्या हुआ? इस दुनिया को देखिए, मतलब हम आपको स्वर्ग भेजना चाहते हैं इसलिए आपको गरीब रख रहे हैं, ये संदेश ही जाता था। तो ये मैनिफेस्टो है। यही बात जब उस 1870-80 के आसपास एक खदबदाहट मचने लगी यहाँ अमेरिका में, खासतौर से ब्लैक्स में, और वो बात पहुंची 1910-1920 के आसपास कि भाई क्रांति करनी है, समाज बदलना है। तो इतने सारे गुट हो गए ब्लैक्स के कि उसमें ये समझ में नहीं आता था कि दिशा कौन सी हो। एक गुट था नेशनलिस्ट का, जो अमेरिकी राष्ट्र की वकालत कर रहा था, जिस पर कह रहा था कि भाई पहला अधिकार ब्लैक्स का है। एक दूसरा गुट, कुछ लोगों ने मतलब अलग अलग धर्मों की भी प्रस्तावना की, लिबरेशन थियोलॉजी भी आ गई कि हम ईसाई रह करके ही इसको, में दम था, ऐसा नहीं, जितने भी प्रस्ताव आए तब में दम। लेकिन जो कुछ उसमें से प्रबुद्ध ब्लैक्स थे, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, इससे ये सब जो प्रस्ताव आ रहे हैं नए समाज के विकल्पों के रूप में, वो उससे मुक्ति तो नहीं मिलनी है। तो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बनाते हुए आधार जो है ब्लैक पैंथर का मैनिफेस्टो तैयार किया। मैनिफेस्टो ही है ब्लैक पैंथर, और ये कहा कि सिर्फ ब्लैक का मामला नहीं है, जो भी जहाँ भी जिसका शोषण हो रहा है उसका अंत करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि उसमें जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पहली लाइन यही थी कि दुनिया के मजदूरों एक को। तो दुनिया हमारे सामने है, माने कि कोई एक स्टेट नहीं, कोई एक प्रोविंस नहीं, पूरी दुनिया। वो जो ब्लैक पैंथर का मैनिफेस्टो था उसने यही। और वही चीज़ जब भारत में पोस्ट अम्बेडकर एक इमरजेंस हुआ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार इस देश के मजदूरों को ध्यान में रख करके बनाई थी 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो पहला वो है स्वतंत्र मजदूर दल, मजदूरों को लेकर के जो पहला दल है, पहली पार्टी है, वो वहाँ बनती है, वो बनाते हैं। मतलब उसके और कहते भी थे कि इस देश में मार्क्सिज्म के को लेकर के अगर किसी के पास सबसे अधिक पुस्तकें हैं, जिसने सबसे अधिक पढ़ा है, तो मैं हूँ। तो ये, और इसके कहने में कोई गर्व नहीं था, वास्तविकता थी। तो वो उन्होंने किया कि हम जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें सभी लोग रहें। ये बात ध्यान देने की है कि 1922-23 में जो उसका बैकग्राउंड है, 22 में या 23 में किताब आई थी रसेल की। रसेल तो मुक्त फिलोसफर थे, व्यवहारिक फिलोसफर थे। बर्टन रसेल ब्रिटेन के थे, लंदन के ही थे, ऑक्सफोर्ड से जुड़ा हुआ एक ट्रिनिटी कॉलेज उसमें पढ़ाते थे। दर्शन
थे, मूलतः मैथमेटिक्स पर भी लिखा उन्होंने, लेकिन व्यवहारिक दार्शनिक थे जबरदस्त। यद्यपि वो पसंद नहीं करते थे कम्युनिज्म को, लेकिन खुला समाज चाहते, सत्ता को प्रश्नबिद्ध करते थे। हमारा ये जो जनमानसी लेखक संघ है, उसमें ये जरूरी नहीं कि आपको की आस्था हो पार्टी विशेष में। आप लिखते हैं, लिखने भर से आप प्रगतिशील हैं, लिखने भर से आप इसमें आने के लिए बिल्कुल अर्ह हैं, एलिजिबल हैं जनमानसी लेखक संघ के मेंबर होने के लिए। जो भी लिखता है और जो भी ये मानकर लिखता है कि मतलब ये समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा, समाज का थोड़ा हित होगा, वो सभी इसके मेंबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप फलाने पार्टी के मेंबर होंगे तब आप इसमें आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुला मंच है, लेखकों का मंच है, और ये मानकर चलना चाहिए जितने भी हिसार के आसपास फतेहाबाद में जो भी लेखक, हमारा ये इरादा होना चाहिए। और लेखक का मतलब यह है कि अगर उसने एक कविता लिखती है, एक कहानी लिखती है, पढ़ने में उसकी दिलचस्पी है, तो वो हमारा मेंबर हो सकता है। इस तरह से हमें अप्रोच करना है, उस तक पहुंचना है। वो ये मानकर चले कि हमारे पास बहुत पुख्ता विचारधारा है तो वो खुद आएंगे या आएगी, ये ठीक नहीं है। हमको मिलना है, हमको उनसे मिलना है, ये मानते हुए कि उनके पास भी एक अनुभवों का ऐसा जखीरा है, ऐसा भंडार है जो अन्य के पास नहीं है। और वो भी जितना महत्व हमारे किसी पुराने साथी का है, उतना महत्व नए से नए लोग व्यक्ति का है। ये मानकर चलेंगे तभी, नहीं तो कई बार होता है कि हम मतलब अपना अपर हैंड रख करके बात करते हैं कि हम आपको समझाने आए हैं। समझाने का कोई नहीं, मतलब गुमान नहीं पालना चाहिए। सबको समझ है, संवाद कीजिए, उस संवाद से ही कोई रास्ता निकलता है। मुख्य चीज़ यह है कि संवाद से ही कुछ बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ, दलित पैंथर जब बना 72 में और 73 में, उसका घोषणा पत्र आया, मैनिफेस्टो आया, तो वही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ब्लैक पैंथर मैनिफेस्टो और फिर दलित मैनिफेस्टो, दलित पैंथर का मैनिफेस्टो, क्रम वही है। और तीनों में ही दुनिया के अन्याय पर स्टैंड लेने की बात है। ये नहीं है कि फिलिस्तीन में जो बच्चे और महिलाएं और बूढ़े और जवान सब मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, वो हमारा मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वो भी आपका उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कि जो यहाँ हरियाणा के अलवर में कोई मारा जा रहा है, कोई अखलाक मारा जा रहा है, कोई मतलब मीणा मारा जा रहा है ट्रेन में घुस करके, मतलब बंदूक लेकर के। अब तो जिस तरह का जहर बो दिया गया है उसमें कुछ भी संभव है। वो जितना बड़ा मुद्दा है उतना बड़ा मुद्दा है। इसलिए ये इस बात का श्रेय जाता है पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों को कि उन्होंने समस्या को स्थानीय नहीं रहने दिया। समस्या जो है, जो भी समस्या है वो वैश्विक है, शोषण है तो वैश्विक है, इसलिए मुक्ति का आंदोलन उसको भी वैश्विक होना है। ये चीज, ये जो मतलब कि सेंस ऑफ इमेंसिपेशन है, मुक्ति का जो बोध है, वो क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, सबकी मुक्ति होनी है, तभी मुक्ति का ये जो क्रम है वो पूरा होगा। ये तो एक बात हुई। हम अपने कहने की भारतीय उसकी बात करें, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जो ये मतलब विकास क्रम है वो किस तरह से चला है। हिंदी में जो मतलब प्रगतिवादी लेखन की शुरुआत होती है 1918 में। 36 में चूंकि PWA बन गया है तो उससे उसका सांस्थानिक रूप दिखाई देता है, तो हम कई बार ये मान लेते हैं कि 36 से शुरू हुआ। जो लोग हिंदी साहित्य से परिचित हैं वो जानते हैं कि हिंदी में 1918 में शुरू होता है छायावाद। तो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की शुरुआत एक साथ होती है। 17 में क्रांति होती, बोल्शेविक क्रांति, रूस में दुनिया बदल जाती है उसके बाद में।
और जो भय फैला तमाम पूंजीवादी देशों में, और जैसे अभिमन्यु को घेर लिया था, अगर ये रूपक आप इसकी अनुमति देते हो तो जैसे अभिमन्यु को घेर लिया था सातों महारथियों ने, वैसे ही घेरा। आपको देखें स्टालिन का मैं उस तरह से प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं, मैं उसको मतलब वो भी नहीं कर पाता हूँ जिस तरह से आजकल गालियाँ दी जा रही हैं। तमाम हमारे साथी लोग ही गाली देते हैं। आपको जब सब घेरे हुए हों चारों तरफ से और नोचने के लिए, नष्ट करने के लिए तैनात बैठे हों, तो आप अगर लुंज पुंज रहेंगे, नरमी बरतेंगे तो होता नहीं है, बचेंगे मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कितना पैसा निवेश किया गया है, कितना पैसा खर्च किया गया है उस देश को खत्म करने में, जो जाकर के 92 में ग्लासनोस्ट और पेरोस्ट्रोइका के जरिए, गोरबाचोव के जरिए वो फिर वो व्यवस्था खत्म हुई और जो एक संघ बना था सोवियत संघ, क्योंकि संघ बनाने का ही मामला था। वो बढ़ाते जाओ जितने लोग उसमें आते जाएं, तो ये था कि पूरी दुनिया को मुक्त होना है। और आप देखिए जो कहते हैं कि भाई कम्युनिस्ट शासन आएगा तो क्या होगा, मतलब हमारे घरों में हमसे पहले जो हमसे सीनियर लोग हैं, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनको देखिए कि हमारे घरों में किताबों की पहुंच कैसे हुई, प्रगतिशील किताबों की पहुंच कैसे हुई। ये टॉलस्टॉय के हैं, तो ये चेखव के हैं, तो ये गोर्की के हैं, तो ये क्या कहते हैं दर्शन की किताब है, तो ये श्रम को समझने की किताब है, ये दुनिया को समझने की किताब है। ये सारी किताबें PPH से आ रही थी, प्रगत प्रकाशन मास्को से आ रही थी। कितनी मतलब किताबों से उन्होंने पूरी दुनिया को भर दिया। और किताबों की क्वालिटी देखिए, छपाई देखिए, कागज देखिए, सब मिला करके तो क्वालिटी प्रोडक्शन था। और हर जगह भारत में तो ये हुआ कि छोटी छोटी भाषाओं, बड़ी बड़ी भाषाओं में ऐसी किताबें जो दुनिया को बदलने का सपना देती थी। अभी तो सब जगह पर वो लगभग मतलब उसको सुखा दिया गया है, ध्वस्त सा कर दिया गया है, क्योंकि सबका मिला जुला हित है। 1918 में मैं कह रहा हूँ कि ये हुआ, जिस बात की तरफ ध्यान जाना चाहिए मैंने शुरू में कहा, और जिसको बाद में जब ये आगे बढ़ा आंदोलन ब्लैक्स का, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, 3 देशों के ब्लैक्स थे उसमें, और लेकिन लीड कर रहे थे अमेरिका वाले ब्लैक्स। संख्या भी उनकी थी और उनमें चेतना भी, आंदोलन भी बहुत अच्छा था उनका, तो वो लीड कर रहे थे। तो उसमें से जो ब्लैक फेमिनिज्म निकला, जिसने पैट्रियार्की को एक बड़े कहें कि चुनौती के रूप में पहचाना। उसने ये भी कहा कि क्लास का मुद्दा हमारा प्राइम मुद्दा है, ये ब्लैक महिलाओं का कहें कि देन है। एक थ्योरी विकसित की उन लोगों ने, जिसको कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी, कि एक तरह का अन्याय दूसरे तरह के अन्याय से जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे तरीके से जुड़ा, तीसरा चौथे, और सबके बीच में एक साझापन होता है। तब उससे बाहर भी होते हैं, आपको लगेगा कि अलग अलग चीजें हैं, आदिवासियों का मुद्दा अलग है, तो स्त्रियों का मुद्दा अलग है, तो दलितों का मुद्दा अलग है, तो मुसलमानों का मुद्दा अलग है, तो उनका मुद्दा अलग है, मुसलमान का मुद्दा अलग है, पारसियों का मुद्दा अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर वही है, और वो अलग अलग जोन में बांट करके, क्योंकि उससे फिर उस शोषण, उस अत्याचार की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में आसानी होती है। तो शुरुआत में ये चीज जो है वो मैंने कि प्रस्तुत की गई कि आपको जो दिखता है कि कोई एक स्रोत है अन्याय का, एक स्रोत नहीं है, ये गठबंधन है इन सब के बीच में। आमतौर से मैं सुनाया करता हूँ, एक शिक्षक थे अलीगढ़ के पास के, रामेश्वर नाम था उनका, उन्होंने बाद में अपने नाम के साथ जोड़ लिया था करुण। उनकी किताबें छपती थी लाहौर से, लिखते थे वो ब्रजभाषा में,
यानी कि जो प्रगतिवाद की पहली व्यक्ति होती है वो उसमें ब्रजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। कानपुर जो है वो केंद्र हुआ करता था। जो ऐसे तो बैसवाड़ी अवधि का इलाका है, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो जो मुख्य रूप से लेखन की भाषा थी वो तो ब्रज ही थी। लंबे समय तक ब्रज भाषा का इस्तेमाल होता रहा है, 600 साल तक। और उसके लिए एक पूरा स्कूल बनाया गया कि साहित्य कैसे लिखें ब्रज भाषा में, और वो भी भुज में, गुजरात के भुज में 300 साल तक चला ब्रजभाषा पाठशाला। और उसमें जो है ये था कि सेकुलर लिटरेचर होना चाहिए, इसलिए ब्रजभाषा का मतलब हो गया था कि कृष्ण भक्ति वाली बात। तो कृष्ण भक्ति वाली बात को ना रख करके सेकुलर साहित्य, तो इसलिए जैन आचार्यों को रखा गया था वहाँ पर कि वो पढ़ाएंगे। ये सावधानी बरती गई थी कि कोई एक धर्म विशेष का मामला यहाँ पर न दिखाई पड़े। तो ब्रजभाषा आते ही तुरंत रासलीला और तुरंत कृष्ण के बांसुरी तैरने का मामला आ जाता है। वो भी रहे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी चीज है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो रामेश्वर करुण ने, जो अलीगढ़ के पास के गांव के शिक्षक थे, उन्होंने 100 बातन की बात करे को तूल है, एक रोटी प्रश्न ही सब प्रश्नन को मूल, इस तरह से करके एक 700 दोहे लिखे। उसको करुण सत्सई कहते हैं। तो उसको आप देखिए, बिल्कुल शुरुआती दिनों में ये किताब 34 में आई थी, छपी थी लाहौर से। तो रामेश्वर करुण को देखिए तो मालूम होता है कि किस तरह से आम जनता को जो शोषण है, जो अन्याय है, और जो धर्म के उसमें आता है, धर्म का के आवरण में आता, धर्म की चादर ओढ़ करके आता है, कैसे उसको समझा रहे हैं, कैसे संवाद कर रहे हैं उनसे जो शोषित, वो एक चीज है ध्यान देने की बात है कि वो शुरुआत। लेकिन उनका जब दूसरी किताब आई तमसा नाम से, तमस कहते हैं अंधेरे को, और तमस नाम से उपन्यास भी है जो तकसीम पर है, बंटवारे पर है, भीष्म साहनी का है ना, लेकिन तमसा नाम से। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये शोषण के जो अलग अलग जोन हैं उसमें कैसी एकता है। तो 4 लाइन मैं अक्सर सुना दिया करता हूँ कहीं पर भी जब मैं अपनी बात कहनी होती है, तो कि ये जो बोध है, ये जो समझदारी है, ये समझदारी उसके माने कि प्रगतिवाद के बुनियाद में ही है। समझदारी यह है वो जो उनकी, मैं मतलब कि रामेश्वर करुण की 4 लाइनें सुना रहा हूँ। दुज देवों ने जब देखी, दुज का मतलब अब तो रूढ़ हो गया है ब्राह्मण, लेकिन जिनका भी उपनयन होता है, जनेऊ जो पहनते हैं, उनको सबको दुज कहा जाता है। दूसरा जन्म, जा का मतलब जन्म होना, दुज माने दूसरा। तो दुज मतलब जो भी ऊपर के 3 वर्ण हैं, त्रैवर्णी कैसे कहते हैं ना, तो वो लेकिन मतलब चलता हुआ अर्थ में तो अब उसका मतलब ब्राह्मण है। दुजदेवों ने जब देखी दुकान ना अपनी चलती, पोथों की ब्रह्म बगीची उगती न फूलती फलती। इन पोथों से, धर्मशास्त्रीय ग्रंथों से अम्बेडकर का खासा मतलब वो था, उस पर जोर था कि दिमाग का जो अनुकूलन है, इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो इसलिए उनके दोस्त थे डॉक्टर अम्बेडकर के सहस्त्रबुद्धे, बगल में ही उनका जो है दफ्तर था, जहाँ पर इनका अखबार निकलता था, जनता या मूक नायक, जनता निकलता था उस समय। तो उसी के पास में सहस्त्रबुद्धे जी का अपना कोई सोशल क्या करके उनका संगठन था, वो करते थे। ये पूना के ब्राह्मण थे। तो इन्होंने ये सलाह दिया कि आप ठीक कह रहे हैं, ये तो जो पोथा है मनुस्मृति नाम से, इसी ने सारा ये कहें कि शोषण का जाल रचा,
श्रीधर पाठक ने लिखा है, जो भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच के हैं, कि मनो तुमने क्या कर दिया है, तुमने तो लोगों का दिमाग ख़त्म कर दिया है और उनको शोषण के लिए बिल्कुल शोषण के गड्ढे में डाल दिया है। ऐसा तो वो सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ऐसा क्यों ना करें महान सत्याग्रह के बाद में कि इस किताब को ही जला दे, प्रतीकात्मक जो उसका मैसेज जाएगा कि भाई अब हम इस तरह के धर्म ग्रंथों से मुक्त हो गए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि बाबा साहब ने कहा कि हमको एक दिन का मौका दीजिए, उसके बाद में फिर हम बताएंगे आपसे। तो एक दिन का मौका बाद में कहा कि हमको तो लगता है ठीक है। सभा से पूछा, सभा ने कहा तो इसका कौन करेगा समर्थन। तो कोई राजभोज साहब थे, वो जाटो कम्युनिटी से थे, वहाँ पर महाराष्ट्र में जाटो नहीं बोलते, चमार बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसको सेकंड करता हूँ, इसका अनुमोदन करता हूँ। प्रस्ताव सहस्त्रबुद्धे का राजभोज ने उसको सेकंड किया। और एक बैरागी थे जो महार समुदाय से थे, तो उन्होंने कहा मैं आग लगाऊंगा उसको आग। तो इस तरह से उसका सबकी, मैं जो कह रहा था रसेल वाली बात रह गई थी। रसेल की किताब आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत, और उसकी भूमिका लिखी थी। और माफ कीजिए, उसका रिव्यू किया था आते ही, मुझे लगता है उससे पहले किसी ने इंग्लैंड में भी नहीं किया होगा। बहुत सजग थे, दुनिया में कोई किताब कहाँ आ रही है, डॉक्टर अंबेडकर उस किताब को ले लेते थे, पढ़ लेते थे, काम की चीज़ है तो उस पर टिप्पणी करते थे, उसका रिव्यू करते थे। बहुत ही सतर्क स्कॉलर थे। तो उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी, और समीक्षा में लिखा कि सामाजिक परिवर्तन समाज के सभी घटकों की भागीदारी से ही संभव है। ये नहीं कि बदलाव होगा तो दलितों के कंधे पर रखा जाएगा, तो फलाने के कंधे पर रखा जाएगा कि ब्राह्मण बदलाव करेंगे तब बदलाव होगा। नहीं, ये समझदारी जो है वो भ्रामक है, गलत है। वो बात उन्होंने रेखांकित की कि बदलाव में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी कोई बदलाव, सामाजिक बदलाव तो तभी हो पाएगा। बाकी बदलाव हो भी सकते हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव तब हो पाएगा जब सबकी भागीदारी हो। और इसी तरह से वो प्रयासरत रहे। लेकिन जब ये आया 42 में, क्या नाम है उसका, क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि भाई सभी लोग अपना अपना, कि किस तरह से भारत का शासन चलाया जाए, अपना अपना सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो बाबा साहब ने भी भिजवाया अपना, डॉक्टर अंबेडकर ने भिजवाया कि हम भी चाहते हैं कि पेश होकर के अपनी राय दें। तो उन्होंने कहा कि आप किस कहें कि प्लेटफॉर्म से आप यहाँ ये दावा कर रहे हैं। तो कहा कि मैं तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मुखिया के हैसियत से कह रहा हूँ। तो कहा ये लेबर कौन सा सोशल कैटेगरी है, ये मजदूर कौन सी सामाजिक वर्ग है, तो हम नहीं जानते। मजदूर कोई वर्ग तो होता नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, दलित हैं, छूत हैं, आप मुसलमान हैं, आप जैनी हैं, ये बताइए। ये तो कोई भारत में होता नहीं है। मजदूर कौन सी? वो डरे हुए थे उस समय, पूरा इंग्लैंड डरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भी कभी भी क्रांति हो सकती है, ऐसा खौफ जो था। आप देखिए ये वाली किताब इनकी T.S. एलियट की, जो लोग अंग्रेजी साहित्य के अध्येता हैं वो जानते हैं, द वेस्टलैंड, बड़ा महाकाव्यात्मक पोएम है वो। और उसमें क्या डर है कम्युनिज्म को लेकर के, 1922 की वो किताब है वेस्टलैंड। बड़ी कविता थी, बाद में वो उसमें कुछ भारतीय तत्व भी बताए जाते हैं, श्लोकों का, उपनिषदों का इस्तेमाल भी उन्होंने कर लिया था T.S. एलियट ने। लेकिन डर है, बहुत भयंकर डर है। तो वो डर जो है हावी है क्रिप्स पर। तो क्रिप्स ने कहा कि आप जो है, हम आपको नहीं मानते, आपका दावा ही निराधार है, क्योंकि मजदूर कोई श्रेणी, कोई कैटेगरी नहीं होती भारत में। आप अपने कैटेगरी से आइए,
तो उन्होंने मजबूरन अपनी बात रखनी थी, तो उन्होंने बनाया, फेडरेशन बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से हाँ आइए, फिर जो है उनको स्वागत, सत्कार, अभिनंदन सब कुछ किया और उनकी बात सुनी कि हाँ, अगर आप भारतीय समाज के मजदूरों की तरफ से न बोलिए, एससी की तरफ से बोलिए शेड्यूल का, तो फिर आपका स्वागत है। ये जो है वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के निर्माण की जमीन ये है, और इस तरह से मतलब में उसको रिड्यूस करने का काम होता है। ये दुनिया के मजदूरों एक हो तो मजदूर तो बाद में एक हो, क्योंकि संदेश धीरे धीरे पहुंचा उन तक मजदूरों तक। उससे पहले जो मजदूरों का शोषण करते थे वो और एक हो गए, उन्हें पहले से ही रिलेटिव थी, लेकिन इस संदेश ने उनको और एक कर दिया और उन्होंने कहना शुरू किया कि मजदूर कैसे एक हो सकते हैं। ब्लैक मजदूर जो है व्हाइट मजदूर से अलग होता है, दलित मजदूर उनके मजदूर से अलग होता है। भाई वो जो ब्लैक फेमिनिस्ट कह रही हैं इंटरसेक्शनलिटी, जो शोषण वाली मशीनरी दोनों को ही करती है। मिलने से, सभी तरह के मजदूरों के मिलने से, मजदूरों के श्रम के बल पर जो ये व्यवस्था फल फूल रही है वो तो ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए बांटो, तो दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा, इस नारे ने पूंजीपतियों का बड़ा धन खर्च कराया और बांटने के लिए उन्होंने खुले दिल से दान किया, खुले दिल से पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया कि जितना बटेंगे उतना ही हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। ये चीज़ समझने की है। मजदूर एक हो, उससे पहले वो एक हो गए, वो एक हो तो मजदूर एक नहीं है, ठीक है, उनके चूल्हे अलग अलग जलते हैं, जाहिर सी बात है। जब कह रहे थे तो वो कोई निराधार चीज तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उनसे उनका हित सद रहा था। वो जो साझापन मजदूरों में है वो साझापन टूट रहा था, और जितना साझापन टूटेगा उतना ही वो सुरक्षित हो जाएंगे पूंजीपति लोग। ये एक चीज ध्यान देने की है। इस तरह से बात फैला दी गई कि मजदूर एक नहीं है, मजदूर अलग अलग हैं। भारत में तो जातियों में बटे हुए हैं और सचमुच के बटे हुए हैं, तो जितना इसको आप जोर देंगे जिस पर, उतना ही सही रहेगा। ये इस तरह से बात चली। लेकिन जो मैं कह रहा था कि बाबा साहब ने बाद में तो 56 में तो धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध हुए तो ये हुआ कि यहाँ पर इंडिविजुअल को महत्व मिलता है। उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छामि, ये तो पुराने बुद्धिज्म का मामला है, वो हीनयान का मामला है, वो महायान का मामला है, वो तंत्रयान का भी हो सकता है, हमारा नहीं, हमारा तो नवयान है। ये बुद्धिज्म का जो विकास हुआ वो एक नई चीज थी। उन्होंने कहा हमारा नवयान है, ना हम हीनयानी है, ना हम महायानी है, ना हम तंत्रयानी है, ना वज्रयानी है, इतने सारे यान हो गए थे उसमें बुद्धिज्म में। तो कहा हमारा नवयान है। यहाँ पर अपदीपो भव, व्यक्ति का महत्व होगा, व्यक्ति अपनी रोशनी खुद लेकर चलेगा, किसी और की रोशनी पर निर्भर नहीं करेगा। जातिवादी स्ट्रक्चर में व्यक्ति को महत्व देने का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर टूटेगा। रूसो ने तो कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन अपने को पीढ़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। हमारे यहाँ तो स्वतंत्र पैदा होता ही नहीं, वहाँ तो पैदा होने से पहले परतंत्रता उस पर थोप दी जाती है। उसको पुरोहिती करनी है कि उसको लोहारगिरी करनी है, और मरने के बाद भी वो जाति व्यवस्था लागू रहती है कि वो पीपल पर रहेगा कि वो खजूर के पेड़ पर रहेगा। वो तय है कि भाई मरने के बाद कौन बनेगा ब्रह्म राक्षस, कौन बनेगा प्रेत। तो ये तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक चलने वाली व्यवस्था है। ये उनको कैसे मालूम हो सकता था? तो कोई भारतीय ये बात कह सकता था, रूसों को तो ये चीज आती नहीं ध्यान में। फिलहाल जो बात मैं जो कह रहा था कि ये जो समझदारी है वो शुरू में आ गई। जो मैं रामेश्वर करों की का वो छंद सुना रहा था आपको। गुजदेवों ने जब देखी दुकान ना अपनी चलती, पोथों की ब्रह्म बगीची उगती न फूलती फलती, मठ मंदिर में तीनों का गठबंधन होना ठहरा। तीन कौन है देखें?
मठ मंदिर में तीनों का गठबंधन होना ठहरा। धन धर्म और सत्ता का, राज सत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता, ये तीनों का, धन धर्म और सत्ता का नित सुख से सोना ठहरा। तुम रक्षा करो हमारी, हम रक्षा करें तुम्हारी, अत्याचारी से मिलकर बल पाए अत्याचारी। तीनों का ढंग निराला, तीनों का ढंग निराला, तीनों की जो है जनता की जीभ दबाना, तीनों ने मिल करके जनता की जीभ दबा दी। बोलेंगे तो नरक हो जाएगा, बोलेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। धर्म सत्ता ने ये सुनिश्चित कर दिया, बोल दिया तो राज सत्ता ने उसका सिर कलम कर दिया, देश निकाला दे दिया। नहीं हुआ तो सेठ ने अपना ब्याज बढ़ा दिया। चलो उस तरह से तो ये जो मिल करके काम करते हैं अपरेंटली हमको दिखेगा नहीं। ये चीज अस्मिताओं का जो उभार हुआ अपने शुरू के दिनों में, अमेरिका वाले इसको बहुत समर्थन दे रहे हैं, फ्रांस वाले दे रहे हैं, उसमें ये हित था उनका कि अस्मिताएं जितनी अलग अलग होंगी उतने ही वो सुरक्षित रहेंगे। दलित अस्मिता को के लिए जाति का सवाल सर्वोपरि है और वही एकमात्र है। स्त्री अस्मिता के लिए स्त्री का सवाल एकमात्र है। आदिवासी अस्मिता के लिए आदिवासी, ये चीज थी। मैंने 20-25 साल लग गए इसको समझने में कि भैया ये तो अलग अलग मोर्चों पर लड़ेंगे, सब मारे जाएंगे। तो सन 2000 के आसपास खास तौर से उधर ब्लैक्स जो में अमेरिका के, फ्रांस के जो महिलाओं का आना हुआ। बेल हुक्स को आप खोज करके पढ़िए, बहुत ही प्रांजल भाषा, ब्लैक फेमिनिस्ट हैं बेल हुक्स, जिनकी भी रुचि कहें कि इस तंत्र को समझने में है वो देखें। तो उन्होंने कहा कि क्लास हम महिलाओं के लिए बिल्कुल प्राइम कंसर्न का मामला है और हम एक मोर्चे पर, पैट्रियार्की के मोर्चे पर लड़ेंगी तो हम उस अंधता का शिकार होंगी, ब्लाइंडनेस का शिकार होंगी कि बाकी चीजों पर हमारी निगाह नहीं जाएगी। इसलिए सब चीजों को एक साथ लेकर के चलना है। भारत में भी यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र में जो दलित महिलाओं का लेखन शुरू हुआ, उसके बाद में तेलुगु में दलित महिलाओं का जो लेखन शुरू हुआ, तो इन सब में ये बोध है, ये समझदारी है कि लड़ाई जो है एक मोर्चे पर नहीं होनी है। तो वो जो शुरुआती समझ थी, मार्क्सिज्म की शुरुआती समझ थी कि ये इंटरसेक्शनलिटी होती है अन्याय में, वो चीज़ बाद में सन 2000 के आसपास उसके बाद में आती है। वो चीज़ ध्यान में रखने की है। और अभी का जो जलेश ने इसको लेकर के लगातार वर्ग कार्यशालाएँ की। एक कार्यशाला 14-15 में हुई, हमारी 15 में हुई थी बांदा में, 3 दिन की, जिसमें अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद के संबंधों को लेकर के 3 दिन तक हमने भारत के तमाम हिस्सों से लोग आए थे और हमने बात की थी। गांव में हुई थी, डॉक्टर साहब भी वहाँ पर थे, चंद जी भी थे, हरियाणा से भी लोग गए हुए थे उसमें। दूसरी थी क्लास, कास्ट और जेंडर को लेकर के, इन तीनों में जो अंतर संबंध है, इलाहाबाद में हुई एक साहब लोग करके। फिर तीसरी जयपुर में हुई आइडियोलॉजी और लिटरेचर में, विचारधारा और रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस में, इसको लेकर के मनमोहन जी का वो जो है वो सुझाव था कि क्रिएटिव प्रोसेस में आइडियोलॉजी कैसे काम करती है, इसको समझा जाए। तो वो तीसरी कार्यशाला जयपुर में हुई। तो लगातार जलेश इस बात को लेकर के रहा है, सजग रहा है, सचेत रहा है। सभी जो है वो पुराने काल से ही लेखक लिखता है तो उसको मालूम है कि उसके लिखने का प्रयोजन क्या है। सेकंड सेंचुरी बीसी या सेकंड सेंचुरी एडी बीच में एक जो नाटक लिखा गया और इनको महाकवि कहा गया, उस नाटक के बल पर, बाकी किताबें उनकी नहीं मिलती, शूद्रक, मृच्छकटिक, आप में से जिनकी रुचि प्राचीन साहित्य में है उससे जरूर पढ़ें खोज करके। मृच्छकटिक में पहले पन्ने पर जो उन्होंने अपने नाटक लिखने का बताया प्रयोजन,
वो कहा कि नया प्रचारम, मैं तो लिख रहा हूँ न्याय के प्रचार के लिए। अब ये प्रचार शब्द जब 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 कहा कि भाई हाँ मैं प्रोपेगेंडा करता हूँ प्रेमचंद ने, तब लोगों ने यही कहा कि ये जो कम्युनिस्ट लिटरेचर है वो प्रोपेगेंडिस्ट है, वो तो प्रचारात्मक साहित्य है, साहित्य है ही नहीं, प्रचार सामग्री है। लेकिन ये बात, प्रचार वाली बात, नए प्रचारम, मैं प्रचार के लिए लिख रहा हूँ लेकिन न्याय के प्रचार के लिए लिख रहा हूँ, ये समझदारी मृच्छकटिक के लेखक को सेकंड सेंचुरी बीसी में 2000 साल पहले ही आ गई है। प्रचार वाली बात वो चीज इको करती है इनके यहाँ, कबीर के यहाँ। कबीर ने भी कहा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो अपने विचारों के प्रचार के लिए। तुम जिन जानो गीत यह निज ब्रह्म विचार, ये किसको गीत मत मानिए, ये मेरे ब्रह्म संबंधी विचार है। केवल कहीं समझाइया आत्म साधन सार, कह करके समझाने के लिए है, आप तक पहुंचने के लिए है। इसलिए मैंने वो कहें कि उसको एक साहित्यिक रूप, गीत का रूप दे दिया है। तो गीत में होगी बात तो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक यही बात एक बहुत बड़े बौद्ध कवि थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो वाल्मीकि के आसपास के थे, लेकिन कालिदास से पहले तो माने ही जाते हैं। अशुघोष ने बात कही सौंदर्यनंद में। सौंदर्यनंद में उन्होंने लिखा कि आप हमारा महाकाव्य, दोनों दो महाकाव्य लिखे थे, बुद्धचरित और सौंदर्यनंद। सौंदरानंद भी है और सौंदर्यनंद भी है। नंद जो है उनके मौसेरे चचेरे भाई का नाम था गौतम बुद्ध की, और नंद तो थे मतलब बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले। बुद्ध कितने अहिंसक, और उनका बिना हिंसा किए, बिना शिकार किए काम नहीं चलता था, हर दिन को शिकार करना होता था नंद को। तो दुनिया बदल गई, लेकिन अपने चचेरे भाई को या मौसेरे भाई को, मौसी के लड़के भी थे उनके, तो वो बदल नहीं सके। तो बुद्ध ने तो अपना हथियार रख दिया, बोले मैं नंद को तो सबको समझा सकता हूँ, इसको नहीं समझा सकता। उनके शिष्य जो मुँह लगे शिष्य थे आनंद, आनंद में भी नंद है। तो आनंद ने कहा हार मत मानिए, दुनिया आपको देख रही है, लगातार संवाद करते रहिए। और इसी में हम लोगों का भी हित छुपा हुआ है, हम जलेस वालों का भी, जिनको जो संवाद करने के लिए तैयार है, जो गोडसे के समर्थक हैं, वो संवाद नहीं भग जाते हैं। आपके सामने पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ काट करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर कोई संवाद करने के लिए रुक गया तो समझ लीजिए उसमें संभावना है और उससे बिल्कुल बातचीत करनी है। तो नंद से बातचीत चलती रही, आनंद ही करते रहे बातचीत, और 50 साल होते होते नंद बदल गए तो सारा कुछ छोड़ दिया, जो भी उनमें दुर्व्यसन था, जो भी व्यसन था उनका, सब छोड़ करके वो भी कन्वर्ट हुए, उनकी पत्नी भी कन्वर्ट हुई। पत्नी ने कहा कि मैं महिलाओं में बुद्ध का संदेश लेकर जाऊंगी, और नंद ने कहा कि मैं गांव-गांव जाऊंगा, शहर जाऊंगा। तो कन्वर्जन कैसे करना चाहिए, ये भी इन्हीं के समय का मामला है, शूद्रक के समय का ही मामला है, सेकंड सेंचुरी बीसी। तो नंद जाने लगे, लिखा है इन्होंने अशुघोष ने कि जाकर के चबूतरे में बैठते थे, लोग आते थे, उनके घर की बात, उनके कहें कि समस्याओं पर, उनके परिवारजनों पर, उनकी वही किस्से नातेदारियों को लेकर के बात करते थे, और एक बार भी नहीं कहते थे कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, या आपका धर्म बहुत खराब है, या हमारा धर्म बहुत ऊंचा है। कुछ भी तरीका वो लिखा है अशोक ने कि अपने धर्म की बड़ाई, उनके धर्म की बुराई पर एक वाक्य नहीं बोलते थे, लेकिन लोग उसी से प्रभावित हो जाते थे, और इस तरह से बुद्धिज्म का प्रसार होता रहा। ये है कि कन्वर्जन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये संदेश देना है, ये मैसेज है। लेकिन ये मैसेज ऐसे दिया है कि आपको
पता ही नहीं चलेगा। वो लिखा है, जब ये खत्म कर रहे हैं, 18वां सर्ग है, महाकाव्य दोनों हैं, सौंदर्यानंद का जो अंतिम महाकाव्य का अंतिम सर्ग का अंतिम श्लोक है, तेषा विशांत नरते मोक्षार्थ गर्भाकृति। ये जो मैं लिख रहा हूँ उसमें श्रृंगार मिलेगा आपको भरपूर, लेकिन मैंने श्रृंगार के लिए नहीं लिखा है। अगर आपको ये लगता हो कि श्रृंगार के लिए लिखा है तो वो आप गलती कर रहे हैं, श्रृंगार के लिए नहीं लिखा है। ये तो मैंने मुक्ति के लिए लिखा है, मोक्षार्थ गर्भाकृति। ये जो कृति है, रचना है, इस मोक्ष के लिए है, मतलब मुक्ति के लिए है। और लेकिन अंतिम जो ये कौन सा छंद है, गीतिका या गीतिका है, अंतिम में जो बात कहते हैं वो ये है कि पातुम तिक्तमिवौषधम मधुयुतम हृदयम कथम स्यादिति, कि रोग बहुत गहरा है, रोग बहुत क्रॉनिक है। ये जो वर्ण जाति का रोग है, ये मतलब ये और कोई बात नहीं, इसको रोग के रूप में पहचाना है। उन्होंने कहा ये रोग बहुत गहरा है और इसके लिए जो दवाई होगी वो दवाई बहुत कड़वी होगी। तो कड़वी दवाई कोई खाना नहीं चाहता। हमारे बचपन में पुनैन खिलाते थे मलेरिया होने पर, वो तो मुंह खराब कर देता था। तो जो ये क्या कहते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, वो भी बहुत कड़वी होती हैं, तो उसके ऊपर कैप्सूल जो थोड़ा सा हल्का मीठा कर देते हैं, शुगर कोटेड हो जाता है तो खा लेते हैं। तो कहा ये असल में हमने श्रृंगार का उपयोग उसको शुगर कोटेड के रूप में नहीं, दवाई तो बहुत तीखी है। हाँ, तो कहते हैं कि पातुम तिक्तमिवौषधम, औषधि जो है बहुत तीखी है, बहुत कड़वी है। पातुम तिक्तमिवौषधम मधुयुतम, मधुयुत कर दिया है, उस पर शहद लगा दिया है। हृदयम कथम स्यादित, जिससे आपके भीतर पहुंच जाए, भीतर पहुंच जाएगी तो अपना काम करेगी वो। ये उन्होंने कहा। अभी जब अयोध्या में हारी ये भाजपा, तो कई लोगों ने हमसे पूछा कि क्या मामला है, अयोध्या में कैसे हार गई। तो मैंने उनको एक बात सुनाई, रामचरितमानस में उन्होंने कहा है कि मैंने अपने यहाँ अपने इस रचना में 3 लेयर रखे हैं। पहला लेयर भक्ति वाला है, बहुत से लोगों को भगवान के शरण में जाना होता है, तो भाई हमको तो भक्ति भाव चाहिए, तो ये किताब पढ़ लीजिए, भक्ति से भरी हुई किताब है। कहा वो पहली धारा है और वो गंगा की धारा है। दूसरी धारा उन्होंने कहा कि वो वर्ण व्यवस्था वाली है, कि ब्राह्मण जो है हमेशा पूजनीय होते हैं और दलित जो है हमेशा निंदनीय होते हैं, ये एक मानसिकता है, तो मैंने वो भी बढ़ा दी है। लेकिन जो मेरे विचार हैं वो तो सरस्वती की तरह है। दूसरी धारा उन्होंने कहा कि यमुना की तरह है। तो ये वर्ण व्यवस्था वाले, सामाजिक कहें कि सिस्टम वाले, उन्होंने कहा ये यमुना है। कहा तीसरी जो है वो सरस्वती है। अगर आपको हमारे विचार जानने हैं तो सरस्वती तक पहुंचना होगा। सरस्वती है नहीं, सरस्वती एक मानी गई है कि हाँ एक नदी वो भी है। वो सभी जानते हैं कि गंगा दिखती है, यमुना दिखती है। जो लोग इलाहाबाद गए हैं उस बात को, इस बात का को कह के पुष्ट कर सकते हैं, वहाँ सरस्वती मानी। विचार ऐसे ही होते हैं। मेघदूत को कहते हैं संदेश काव्य, कालिदास का, और उसमें संदेश काव्य है, लेकिन संदेश कितना है आप बताइए। जिन्होंने देखा हो वो संदेश जो है वो है ही नहीं उसमें। पूरी किताब पढ़ डालिए, बता रहे हैं मेघ यहाँ जाना, वहाँ मुड़ना, ये करना, वो करना, पूरा उसी में चला जाता है। वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ मिलेंगी, वहाँ ऐसा मकान मिलेगा, वहाँ ऐसे जंगल मिलेंगे, वहाँ ऐसी नदियाँ मिलेंगी स्वागत के लिए। अंत में 3-4 मंदाक्रांत का छंद है, 3-4 छंदों में अपना संदेश बताता है यक्ष, कि मेघ से कहता है कि ये संदेश देना। संदेश की मात्रा इतनी होनी चाहिए, जो ये बात कहते हैं कि सरस्वती की तरह आपकी बात जनाई न पड़े, मालूम न चले, उतना ही। जब सारा संदेश ही रहेगा तो लोग उसकी तरफ आते नहीं। अशुभोज कहते हैं, इसीलिए मैंने और सीधा अगर आपको उनको जानना है अशुभोज के मत को, तो आप पढ़िए उनकी वज्र सूची में तो सीधा उनका मत दिया हुआ है।
जो बात मुझे कहनी है आज के लिए कि सीधे आप उपदेश की भाषा में कहेंगे तो फिर किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। आपको जो संदेश अपना कहना है वो ऐसे कहना है कि वो जनाई ना पड़े, वो दिखाई ना पड़े, वो इनविजिबल रहे हो, लेकिन इनविजिबल हो। वो जैसे लावण्य है, तो लावण्य जो है ये बात किसकी है? अन्यालोक के लेखक की, आनंदवर्धन की। लावण्य आंख में है, नाक में है, मुंह में है, दांतों में है, माथे में है, किसमें है लावण्य? कहीं नहीं, उसको कोई चीज है नहीं, वो सम टोटल है। ऐसी चीज है जो है भी लेकिन नहीं भी है। जो मैसेज होना चाहिए, मैसेज को तो ऐसे रहना चाहिए। जितने भी अच्छे कहें कि टिकाऊ हमारे क्लासिक्स हैं, उसका यही है मामला। आप देखिए, ये अभी 1936 में आई थी किताब कामायनी जयशंकर प्रसाद की। उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा कौन सा वो दे रहे हैं, कौन सा संदेश दे रहे हैं। लेकिन जब मन को अलग से ध्यान नहीं जाता, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपका ध्यान तब जाएगा। मन के कुशासन से त्रस्त होकर के जनता घेर लेती है। कभी नहीं घेरी थी जनता, हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं कि जनता जो है राजा को घेर दे। तो लेकिन मन के कुशासन से त्रस्त होकर जनता घेर लेती है, घायल कर देती है, मरने के रूप पर है तो श्रद्धा कर बचाती। तो एक हिंदी के बड़े अच्छे इतिहासकार हैं, साहित्य इतिहासकार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा ये बात आई कहाँ, प्रसाद कहना क्या चाहते हैं? तो वो तो इसके समर्थन में थे नहीं मार्क्सवाद के। तो उन्होंने कहा ये बात बोल्शेविक क्रांति से आई है, नहीं तो जनता ऐसे थोड़ा घेरती। अगर वो सनातनी परंपरा के हम लोग वही मानते आए, लेकिन आचार्य शुक्ल ने कहा कि जनता घेर लेती है, तो इसका मतलब है कि ये जो बोल्शेविक क्रांति का संदेश है कि जनता जग सकती है, वो घेर सकती है, राजा को मार सकती है। ये गरीबदास आपके हरियाणा के ही थे, संत गरीबदास। तो उन्होंने लिखा है कि धरे विशंभर रूप, ऐसा निश्चय चाहिए मारे राजा भूप। काम रूप पाखंड रचा, धरे विशंभर रूप। ये पूरी लाइन है, ये साखी है, दोहा है कि ऐसा जो छली राजा है, जो कहता है कि मैं विश्वगुरु हूँ, ऐसे राजा को प्लानिंग करके मार देना चाहिए। क्योंकि जनता जो है उससे त्रस्त रहती है। संत ऐसा क्यों कह रहे हैं? सवाल यह है कि संत गरीबदास किसानी करते थे, जाट थे जाति से, लेकिन संत थे। संत का मतलब ये होता है पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जन बुद्धिजीवी। ऊपर से देखेंगे तो हम परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, लेकिन अगर आप भीतर उतरेंगे मालूम होगा कि दुनियावी मसलों पर वो लेकर लिख रहे हैं। भाई बाकी राजा अगर विश्वगुरु होने का दावा कर रहा है लेकिन है छली, है पाखंडी, है ठग, तो उसको मार देना चाहिए। ये संत की वाणी तो नहीं हो सकती, लेकिन है वाणी। यही बात है, जात सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक अधिकारी। उसको नरक भेज देना चाहिए, उसको राज करने का, ये जो विप्लव करने का, क्रांति करने का संदेश है, जो चाहे वो कामायनी में है, चाहे वो गरीबदास के यहाँ है, चाहे वो तुलसीदास के यहाँ है, चाहे दूसरे मृच्छकटिक में है। मृच्छकटिक में भी यही है कि वो चारुदत्त जो उसका नायक है उसको लेकर जा रहे हैं कि भाई इसको फांसी पर चढ़ाएंगे, और जिनको जिम्मा दिया गया चढ़ाने के लिए फांसी पर, वो 2 दलित हैं जिसको चांडाल कहा गया है। उनका नाम दिया है आहिंत और गो, लेकर जा। और रास्ते बताते हैं, जनता से कहते हैं कि कोई राजा और कोई शासन चिरस्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, कभी भी उसको खत्म किया जा सकता है। ये जो है ये औरा बनाया जाता है कि ये शासन कभी खत्म नहीं होगा। कभी भी जब भी जनता जग जाएगी शासन खत्म हो जाएगा, और वहां तक फांसी घर तक ले जाने तक क्रांति हो ही जाती है, राजा मारा ही जाता, राजा गया हुआ है यज्ञ करने के लिए। जितने अन्यायी राजा हैं बड़े यज्ञ करने वाले हैं, कम से कम भारतीय साहित्य यही करता है।
भारतीय साहित्य में इसको बार बार कहा गया है। ये इसके बाद में एक दूसरा महाकाव्य लिखा गया है भारवी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन भारवी में जो दुर्योधन है वो युधिष्ठिर बनने का नाटक कर रहा है, जैसे कोई जवाहरलाल नेहरू बनने का नाटक करने लगे, तो उसमें युधिष्ठिर बनने का नाटक, क्योंकि 14-15 साल के लिए भेज दिया है, 14 साल तक रहेंगे वन में और 1 साल उनका अज्ञातवास रहेगा जुआ में जीत करके, है ना, तो भेज दिया। तो अब उस दौरान जो है वो ऐसा चाहता है कि जनता के दिलों पर राज्य करे, लेकिन अन्यायी राजा कभी राज नहीं कर पाता जनता के दिल पर। उसमें कहा गया है भारवी के किरातार्जुनीयम में कि जनता को ये बात पहुंचा दी जाए कि ये राजा अन्यायी है, इसके शासन काल में जो न्याय तंत्र है वो ध्वस्त हो गया है, तो उस राजा की और उस राज सत्ता की, उस शासन की जो लाइफ है वो बिल्कुल कट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये बात पहुंचा दी जाए कि जो जुडिशियरी है वो कोलैप्स कर गई है। ये बात उसमें बहुत साफ साफ कह दी गई है। जब कहते हैं नए प्रचार, अब न्याय का प्रचार करने, तो क्या प्रचार करना है? उसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और वो जानता है कि राजा जो है वो अन्यायी है और फिर भी उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसको रिटायरमेंट के बाद में कुछ मिलेगा नहीं, तो राजा के अनुसार वो निर्णय दे देता है। और फिर वो जाहिर सी बात है कि वो उज्जैनी नाम का कहें कि राज्य, अवंतपुरी नाम का शासन वो ध्वस्त हो जाता है। ये संदेश है, साफ संदेश है। मुझे लगता है हम लेखकों को अपना वर्तमान जो है वो हिंसा से भरा हुआ है, वर्तमान झूठ से भरा हुआ है, झूठ और हिंसा का चोली दामन का साथ है, बड़ा अंतरंग संबंध है, इंटीमेट संबंध है। जितना झूठ फैलाया जाएगा उस झूठ के उसमें हिंसा आएगी, लेकिन दोनों को जो मोहक भाषा है, जो बहुत कहें कि भरमाने वाली भाषा है, वो ढके रहेगी। झूठ को आप पकड़ नहीं पाएंगे। झूठ को पकड़ना, झूठ को सामने लाना और कलात्मक तरीके से सामने लाना, ये बहुत आवश्यक है। अंतिम चीज जो मुझे इसमें कहनी थी वो ये कि कोई भी लेखन जनता तक पहुंचना चाहिए, बचा करके रखा जाना चाहिए। इसके लिए क्या है? लेखक को इंडिविजुअल के रूप में नहीं रहना है। आप देखिए कि 5th सेंचुरी बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी बीसी में तमाम महिलाएं जो लगातार अपील कर रही हैं कि बुद्धिज्म के दरवाजे उनके लिए खोले जाएं, और बाद में खोले जाते हैं। खोले गए तो महिलाएं आ गई तो उन महिलाओं से कहा गया कि आप अपने अनुभव लिखिए। तो जो हिंसा झेला था उन्होंने, वो अनुभव उन्होंने लिखा, यानी कि लिखने वालों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि संघ है जिसको बुद्ध का संघ कहते हैं, बुद्ध के संघ में वो व्यवस्था की गई। और आज की तारीख में वो चीज बची हुई है जिसको हम थेरी गाथा कहते हैं। थेरी गाथा में बुद्ध के समय के तुरंत बाद की महिलाओं का जो कहें कि हिंसा का अनुभव है, झेलने का, परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस का जो अनुभव है, पति मारता है किस तरह से, यौनाचार करता है, यौन हिंसा करता है, सास किस तरह से परेशान करती है, कभी सुख से बैठने नहीं देती, ये क्यों बचा हुआ है? क्योंकि वो संघ में हैं, क्योंकि एक कहें कि ऐसा वो ढांचा है जिसमें उनका कहा हुआ, उनका लिखा हुआ सुरक्षित है। तो थेरी गाथाओं से अगर हम ध्यान दें, क्योंकि ये नष्ट करने में बहुत आगे है। ये जो व्यवस्था है, अगर आपने शोषण वाली बात कर दी है और व्यवस्था को प्रश्नांकित कर दिया है, तो ये व्यवस्था बहुत जल्दी उसको निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा वो सारे क्रिएशन का, सारी रचनात्मकता का। इसलिए जरूरी है वहाँ पर
आपको क्या लगता है कि कबीर की रचनाएं बची रह जाती अगर कबीर पंथ ना होता? तो कबीर पंथ ने कबीर को बचाए रखा। जगह जगह जो मठ बने, जगह जगह जो कबीर पंथ की गद्दियां बनी, उसमें कबीर का जो बीजक है, जो उनकी किताबें हैं, वो बची रह गई। तमाम चीज़ें आप देख लीजिए, प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक बचे रहने के पीछे यह है कि उसके लिए आलवारों का, अगर आलवारों का संग ना होता, नायनारों का संग ना होता, अक्क महादेवी क्यों बची रह गई? क्योंकि लिंगायतों का अपना संग था। जन्मादि संघ से जुड़ने का यही सबसे बड़ा होता है। एक कि आप जो लिख रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपके जैसे जो हमराज मिलेंगे, जो समविचारी लोग मिलेंगे, एक जैसा विचार करने वाले लोग मिलेंगे। एक तो यह है। दूसरा कि वो रचना और शार्प होगी, क्योंकि जब बात करते हैं कहाँ एक अंशों कहाँ जाए का करी, ऐसा किसानों के बारे में लिखा है तुलसीदास ने। एक दूसरे से पूछते हैं क्या जाए, क्योंकि जमीन हमसे राजा ने छीन ली है, राजा ने छीन करके दे दिया है अपने मित्र को, तो अब क्या करें? तो और लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो रास्ता निकलता है। ये चीज़ है। भारती हरिश्चंद्र ने कहा आज़ादी अगर आपको लेनी है तो कम से कम रोने के लिए इकट्ठा हो जाइए। वो सब मिले रो भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा देखी जाई। रोएंगे साथ में तो भी रास्ता निकलेगा, विचार करेंगे तो रास्ता निकलना ही है। इकट्ठा तो हो, संघ में होने का मतलब यह है इकट्ठा तो हो, असेंबल तो हो। असेंबल होंगे तो कोई बड़ी से बड़ी समस्या जो दिखती है कि नहीं इसका समाधान संभव नहीं है, उसका भी समाधान निकलता है। इकट्ठा, सत्ता ये चाहती इकट्ठा ना, अलग अलग रहे। जोमेटो में आप देख लीजिए, हमारे दिल्ली में तो हमारे घर के पास ही है, वो 4 जो है मजदूर इकट्ठा नहीं हो पाते, उनको ऐसे इंतजाम किया गया है, ऊपर से निगरानी होती है, तो अलग अलग रहे हैं। इकट्ठा रहेंगे तो यूनियन बन जाएगी, यूनियन नहीं बनने देनी है, सबको अलग अलग रखिए। स्कैटर्ड रहेंगे तो कम तनख्वाह में अधिक से अधिक उनसे मेहनत ली जाएगी। इसलिए लेखकों का एक साथ होना, अपनी अद्वितीयता, अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखते हुए एक साथ होना, एक संघ में होना, वो जलेस हो, वो कोई और संगठन हो, लेकिन संगठन में होना बहुत जरूरी है। अब तक का इतिहास यही बता रहा है। मुझे लगता है मेरी बात पूरी हो गई, हमारे साथी भी आ गए।